तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं साथियों, कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, बस ये देखने के लिए था तुम कितना आंसर का सही बोलते हो, और सबके सब ढक्कन है, कोई नहीं है इसका आंसर। ये चेक करने के लिए था तुम कि तुम कितना सही जा रहे हो, सबके सब ढक्कन लोग हैं। तो मैं बता चुका था बेटा कि फेफड़ों में पाई जाने वाली जो उपकला होती है वो कौन सी होती है, बताओ जल्दी से। तो फेफड़ों में साथियों पाई जाती है हमारे पास में सरल यहाँ पे चपटी उपकला। और क्या ये मैंने ऑप्शन दिया था? दिया था मैंने ऑप्शन, नहीं दिया था ना? क्लियर सारी बातें। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे स्क्वैमिश दिया गया। अभी देखो ध्यान से, पहले हिंदी पढ़ो उसको हिंदी में। मैं पहले बोलता हूँ कि स्क्वैमिश तो दोनों होती है ना, चपटी भी होती है, परतदार भी होती है। आप समझो स्क्वैमिश जो होती है साथियों दोनों प्रकार की होती है। देखो एक होती है साथियों यहाँ पे चपटी भी और एक होती है परतदार भी। ये कैसी है? सरल स्क्वैमिश है। ये कैसी है? सरल स्क्वैमिश है। और ऑप्शन क्या दिया गया है? परतदार उपकला। क्या ये हो जाएगा आंसर? नहीं होगा। आप समझ गए बाबू जो मैं कह रहा हूँ? और देखो ये दोनों ऑप्शन सेम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम जब बात करते हैं बी, ऑप्शन नंबर डी मैंने सेम दिए थे, बस चेक करने के लिए कि तुम यहाँ पे आंसर क्या बताते हो, और सबके सब ढक्कन निकले, इसमें इसका ऑप्शन नहीं होगा। तुम्हारा तो मोए मोए हो गया, मोए मोए। समझ गए? यही रीजन था, ये किसी ने पूछा नहीं गया, ये मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया था। समझ गए ना बाबू मैं जो बोल रहा हूँ? तो प्लीज यहाँ पे हिंदी के ऑप्शंस को भी देख लिया करो, क्योंकि हमारा जो रेलवे है ना, ये हमारे जो एग्जामिनर होते हैं साथियों, वो अक्सर चरस गांजा पी के पेपर बनाते हैं। समझ गए जो मैं कह रहा हूँ? चरस गांजा पी के पेपर बनाते हैं, कुछ भी ऑप्शन देते हैं। तो इसलिए अपने ऑप्शंस पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना सीख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सही है, बताओ इसका आंसर। बताओ इसका आंसर पे क्या हो जाएगा? इसी क्वेश्चन देखो हमने जब बात की थी कि सर हम जब बात करते हैं, समझो ध्यान से, कि सर ग्रसनी में और श्वास नली की आंतरिक सतह किस प्रकार की पाई जाती है। अब इस क्वेश्चन को जरा समझना देखो ध्यान से कि सर विच एपिथेलियम इज द लाइनिंग ऑफ द फेरिक्स एंड द ट्रैकिया। आपको मैंने बताया था साथ कि इनके अंदर यहाँ पे पाया जाता है सीलिया। क्या मिलता है? सीलिया, जिसे बोलते हैं रेशा। क्या बोलते हैं? रेशा। अब ऑप्शन को हटाने का तरीका देखो, तरीका क्या होने वाला, सुनो ध्यान से। ये बताओ क्या परतदार उपकला में साथियों किसी प्रकार से रेशे पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते। क्या क्यूबोइडल एपिथेलियम में साथियों यहाँ पे रेशेदार दिए जा रहे हैं? नहीं दिए जा रहे। क्या यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में दिए जा रहे हैं? नहीं दिए जा रहे। तो बच्चा हमारे पास में कौन सा भी ऑप्शन नंबर बी, जिसे बोलते हैं यहाँ पे सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉमुलर यहाँ पे कॉलम एपिथेलियम। इसके अंदर होता है साथियों कि इसमें जो आकृति होती है ना, वो किसी भी यहाँ पे शेप की हो सकती है। सुनो ध्यान से, मैं कोई बताना चाहता हूँ, इसमें होता क्या कि होती है तो सिंगल सिंगल ही है, लेकिन किसी भी शेप की हो सकती है। और साथ ही साथ इसमें दिया गया बेटा कौन सा यहाँ पे सीडो। तो सीडो के अंदर कहा गया कि छद्म स्तरीकृत। तो छद्म स्तरीकृत का बेटा मतलब होता है कि इसके ऊपर यहाँ पे छोटे 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 रेशे मिलेंगे, और इसी कारण से कहां मिलती है साथियों? तो आंसर फेरिक्स और ट्रैकिया में पाई जाती है। मतलब मेरा कहने का यह है साथियों, ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी कभी आप यहाँ पे चीजों को ऑप्शन से क्या करना सीखो, हटाना सीखो। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर है? मैंने अभी भी समझाया था कि ट्रैकिया के आंतरिक परतों में साथियों सीलिया पाई जाती है, जिसे बोलते हैं रेशा। अगर ऑप्शन में सीलिएटेड देते, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देते साथियों सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम, तो इसका आंसर फिर वो हो जाता। आप समझ गए? अगर आप यहाँ पे ऑप्शन में देते हैं सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम, तो इसका आंसर वो हो जाता। तो ये ग्रुप डी मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने खुद बनाया। ये दो क्वेश्चन मैंने खुद बनाए थे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताओ, और उसके बाद देखिए साथियों, देखो ये दिया ना, आप नोटिस कर पाओगे कि आपको साथियों यहाँ पे देखो बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे बाल नजर आएंगे, जिसको हम बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई बाबू? चलो नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन। बस ये पांचवा क्वेश्चन, इसके बाद हम फिर नया वाला जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे, ठीक है। फिर आपको मैं लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ करा दूंगा इसके। बताइए कि आंत की भीतरी परतों में साथियों कौन सी उपकला है जो पाई जाती है? ये तो इजी क्वेश्चन है कि आंतों की भीतरी परतों में कौन सी पाई जाती है। तो आंतों की साथियों देखो अब आप खुद ही समझो कि आंत की भीतरी परतों में कौन सी मिलेगी। सर स्ट्रेटिफाइड तो मिल नहीं सकती, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड कहां मिलती है? बाहर वाली परतों में मिलती है। और आपको मैं बताया था कि आंतों के अंदर यहाँ पे, क्योंकि हमें बहुत सी क्या करना पड़ता है, हमें अवशोषण करना पड़ता है, तो यहाँ पे साथियों पाई जाती है कॉलम के आकार की, जिसे बोलते हैं स्तंभ आकार की। तो आंतों के अंदर पाई जाती है स्तंभ आकार की उपकला, जिसे बोलते हैं यहाँ पे क्या आंसर है? कॉलमनर एपिथेलियम। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई बाबू? तो ये हमने समझा देखो कि आंतों के अंदर कौन सी मिलेगी। तो आंतों में साथियों पाई जाती है यहाँ पे कॉलम की आकार की उपकला। क्या ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर है? बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। क्या ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बाबू? कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? अब मैं क्वेश्चन और भी कराऊंगा, और भी क्वेश्चन है मेरे पास में, लेकिन वो क्वेश्चन करूंगा मैं लास्ट में। तो पहले हम काम करते हैं कंसेप्ट को समझते हैं बहुत ही बड़े बड़े तरीके से। अच्छा ये बता दो कि ग्रंथियां किस प्रकार की उपकला से बनती हैं? हमारे शरीर में चाहे कोई भी ग्रंथि हो, चाहे वो एक्सोक्राइन हो, चाहे वो एंडोक्राइन हो, कोई भी ग्रंथियां हो, वो सारी की सारी भैया कहां से बनेंगी? वो बनेंगी ग्रंथि उपकला से। इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। हटाओ इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है बाबू। चलो अब आते हैं हम लोग पॉइंट के बारे में। अब हम पॉइंट्स को जरा समझते हैं डिटेल से, इन डिटेल्स को जरा समझना बहुत बढ़िया तरीके से। तो हमने देखिए साथियों यहाँ पे एपिथेलियम कोशिका को पढ़ दिया, एपिथेलियम जो टिश्यूज होती है हमने इसको पढ़ लिया, और मेरे ख्याल से इसमें किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। दूसरा साथियों पढ़ेंगे यहाँ पे सबसे पहले किसको? यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू को। देखो ये हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कौन सा है? एपिथेलियम, ठीक है। दूसरा साथियों हमारे पास में कनेक्टिव है। बच्चा में से पूछा, आप कमेंट से जवाब नहीं दे रहे हो बेटा, नहीं दूंगा जवाब। क्लास के पढ़ाते समय मैं कमेंट्स पे फोकस नहीं करता हूं, क्योंकि मेरी यहाँ पे जो लय होती है वो यहाँ पे होती है, ठीक है। हम बातचीत करेंगे बाद में, क्लास के बाद में। अब जरा यहाँ पे देखो ध्यान से। तो एपिथेलियम के बाद हमारे पास दूसरा जो है साथियों वो कौन सा? संयोजी ऊतक है। अब संयोजी ऊतक को जरा समझना बहुत ही बढ़िया तरीके से, ये हमारे पास में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके। संयोजी ऊतक का मतलब होता है साथियों एक तरह का सपोर्टिंग टिश्यू। ये एक तरह का बेटा सहायक ऊतक होता है, जो करता क्या है? ये अंगों को जोड़ता है, अंगों को बांधता है, और अंगों को यहाँ पे मजबूती प्रदान करता है। मतलब हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, तो ऑर्गन्स को भैया जोड़ने का, ऑर्गन्स को बांधने का और ऑर्गन्स को मजबूती देने का जो काम किया जाएगा, ये किया जाएगा साथियों कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा। समझ गए बालक? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखो ध्यान से कि कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं साथियों, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बताओ कि हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी टिश्यूज जो मिलेंगी, तो सबसे ज्यादा मात्रा में साथियों पाई जाने वाली जो टिश्यूज है कौन सी हमारे पास में? संयोजी ऊतक है। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है संयोजी ऊतक। अगर बात की जाएगी तो सर इनके अंदर जो पुनर्जनन होता है वो धीमे होता है, तेज होता है? धीमे होता है। जैसे हड्डियां हैं, हड्डियां टूट जाती हैं तो यहाँ पे जल्दी सही होती हैं, फिर धीमे से सही होती हैं, धीमे धीमे सही होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके शरीर की हड्डी टूट जाए और आपके त्वचा पे चोट लग जाए, तो कौन यहाँ पे जल्दी सही होगा? हड्डी जल्दी सही हो जाएगी, या त्वचा पे लगने वाली चोटें जल्दी सही हो जाएंगी? ये सिंपल सी बात है, हमारी त्वचा पे लगने वाली चोट जल्दी सही हो जाएगी। क्यों? त्वचा पर बनने वाली जो परत होती है वो बनती है उपकला ऊतक की, जिसे बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यूज। और एपिथेलियम टिश्यूज के अंदर जो रीजनरेशन होता है वो बहुत तेज गति से होता है, बहुत फास्ट होता है, क्योंकि उसमें जो कोशिका का विभाजन है वो बहुत तेज गति से होगा। क्लियर सारी बात है?
तो हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे साथियों जो पुनर्जनन होता है, रीजनरेशन जो होती है, वो थोड़ी सी धीमे धीमे होती है। यही रीजन है कि हड्डियों को जुड़ने में समय लगता है, होती है लेकिन कैसे होती है, धीमे धीमे होती है। इस बात को जरा समझो। अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ इस पॉइंट को सुनो ध्यान से, ये सबसे ज्यादा कतई सारी चीजें हैं जो कि एग्जामिनेशन में सीधी सीधी बनती हैं। और बेटा यहाँ से थ्योरी ज्यादा नहीं आती, थ्योरी जो मैं बता रहा हूँ वही आएगी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हमारी थ्योरी मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 10 से 15 मिनट की रह गई है। 10 से 15 मिनट के अंदर हमारा जो टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जरा समझो। कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास में 3 प्रकार के हैं। पहला है भैया हमारे पास में जिसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसे बोलते हैं साधारण संयोजी ऊतक। दूसरा है साथियों हमारे पास में स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यूज, इसको बोलते हैं कंकाल संबंधी संयोजी ऊतक। और तीसरा साथियों हमारे पास पाया जाती है जिसे बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, इसे बोलते हैं द्रव के द्वारा संयोजी ऊतक। तो सीधी सीधी क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में जो कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं, जो संयोजी ऊतक होती हैं, वो कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है भैया। पहली होती है साधारण, दूसरी होती है कंकाल के द्वारा जुड़ने वाली, और तीसरी होती है हमारे पास में फ्लूइड कनेक्टिव, जिसे बोलते हैं द्रव के द्वारा जुड़ने वाली। ठीक है भैया, चलो कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाएगी प्रॉपर वाली, मतलब साधारण वाली। तो साधारण कनेक्टिव टिश्यूज को हमने 2 भागों में कैटेगराइज किया। पहली है साथियों जिसे बोलते हैं एरिओलर, एरिओलर, और दूसरी साथियों पाई जाती है एडिपोस। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है भैया ये बता दो, ये जो एरिओलर टिश्यूज होती हैं और ये जो एडिपोस टिश्यूज होती हैं, ये किस में शामिल होती हैं? तो ये साथियों शामिल की जाती है हमारे संयोजी ऊतक में। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि हमारे शरीर में साथियों पाई जाने वाली एरिओलर और एडिपोस टिश्यू किसमें होती है? तो आंसर है संयोजी ऊतक में पाई जाती है। इनको जरा समझिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है हमारे शरीर में। हम जब बात करेंगे, एक होती है साथियों कंकाल तंत्र में पाई जाने वाली ऊतक, इसमें 2 मिलेंगे साथियों। पहला होता है कार्टिलेजस और दूसरा होता है साथियों बोन्स। ये मैं पढ़ा चुका हूं साथियों कि हड्डियां क्या होती हैं, उपास्थियां क्या होती हैं, हमारे नाक में, गले में, कान में पाई जाती है उपास्थियां, इनमें पाई जाती है कॉन्ड्रोसाइट्स। तो साथियों इसको मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको मैंने आपको पढ़ा दिया। इसी तरह से देखो कि हमारे शरीर में साथियों एक होती है द्रव संयोजी ऊतक, जिसमें हम ब्लड पढ़ेंगे और हम लिम्फ पढ़ते हैं। लिम्फ मतलब लसीका है, ब्लड मतलब रक्त होता है। ये भी साथियों मैंने पढ़ा दिया किसके अंदर आपको, रक्त के परिसंचरण तंत्र के अंदर, शायद दूसरी तीसरी क्लास की हमारी। तो इसको भी देखिए साथियों मैं पढ़ा चुका हूं, मैं दोबारा से पूरा ब्लड नहीं पढ़ाने वाला। क्लियर सारी बातें, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्लड की डेफिनेशन थी, क्या डेफिनेशन थी कि रक्त हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक संयोजी ऊतक है। आप याद कर समझ गए? जब मैंने ब्लड पढ़ाया था आपको, तो ब्लड की डेफिनेशन ये बनती है, क्या बनती है कि रक्त जो है साथियों टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारे शरीर में पाया जाने वाला संयोजी ऊतक है। तो ये सब चीजें मैं पहले से पढ़ा चुका हूं। मैंने कंकाल तंत्र पढ़ा दिया पूरा, उसी में कार्टिलेजस बोन पढ़ाए थे, मैंने रक्त के अंदर ही बता दिया था रक्त के बारे में। लसिका साथियों हमारे शरीर में दिखाया तो एक ऐसी चीज होती है जिसमें आरबीसी नहीं पाई जाती, ये मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। वैसे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, बस इतना पूछते हैं कि बताओ जो लसिका होती है वो किसमें शामिल है? तो वो साथियों हमारी संयोजी ऊतक है, जो कि यहाँ पे द्रव में पाई जाती है, मतलब लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। बस इतना सा पॉइंट है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है साथियों यहाँ पर, एरिओलर और यहाँ पे एडिपोस के बारे में। चलिए मैं आपको एरिओलर और एडिपोस के बारे में समझा देता हूं कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको समझिएगा। तो हमने ये पढ़ चुके हैं कि जो कार्टिलेजस होती हैं, जो हड्डियां होती हैं साथियों, ये भी हमारे ऊतक होते हैं। अच्छा, लिगामेंट क्या करते हैं साथियों? ये बोन्स को बोन से जोड़ेंगे, बोलो जल्दी से। एक होती है साथियों यहाँ पे एक होता है टेंडन, जो यहाँ पे हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। समझ गए? हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है साथियों? यहाँ पे तो जोड़ता है, यहाँ पे टेंडन जोड़ता है। तो ये भी आप समझ चुके हैं। देखो हमारे शरीर में साथियों जो हड्डियां होती है ना, वो कुछ ऐसी बनती हैं। अगर आप हड्डी को देखोगे तो वो यहाँ पे इस प्रकार से खोखली खोखली होती है। अच्छा ये बताओ कि संयोजी ऊतक में गैप ज्यादा है, गैप कम है? इनमें गैप ज्यादा है। आप समझ चुके जो मैं कह रहा हूं कि संयोजी ऊतक के अंदर साथियों जो गैप होता है वो कम होता है, ज्यादा होता है? वो ज्यादा होता है। अगर लॉजिकली देखा जाए, जो एपिथेलियम उपकलाएं होती हैं, जो एपिथेलियम होती है, जो इनको हम उपकला ऊतक बोलते हैं, उनमें साथियों गैप यहाँ पे कम मिलेगा। लेकिन इनके अंदर यहाँ पे जो गैप हो कैसा कम है, ज्यादा, इनमें साथियों गैप यहाँ पे ज्यादा मिलता है। अगर हम बात करें कि मांसपेशियों के बारे में, मांसपेशियों के बारे में, और ये देखिए साथियों हमारे पास में हड्डियां हैं, तो आप ये नोटिस करो कि मांसपेशियों को और हड्डी को जोड़ने का जो काम है वो टेंडन के द्वारा किया जाएगा। तो मांसपेशी हड्डी जो जोड़ी जाती है वो टेंडन के द्वारा जोड़ी जाती है, जबकि लिगामेंट जो होता है साथियों हड्डी को हड्डी से जोड़ देता है। ये हम पढ़ चुके हैं। आपको मैं बता चुका था जो कार्टिलेजस होते हैं, जिनको बोलते हैं उपास्थियां, ये उपास्थियां हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। इसका मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब यह है कि सर जो हड्डी जितनी मुलायम नहीं, सॉरी जो हड्डी जितनी कठोर नहीं है और मांसपेशियों जितनी मुलायम नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? उपास्थि बोलते हैं। हमारे नाक में, कान में, गले में, यहाँ पर क्या मिलती है? उपास्थियां मिलती हैं। और ये उपास्थियां देखा जाए तो हड्डी से पहले वाली अवस्था होती है। तो ये उपास्थियां धीरे 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 हड्डियों में परिवर्तित हो जाती है। तो ये भी हमने समझ लिया है बहुत ही बड़ी तरीके से। फिर हमने ब्लड को समझा हुआ है कि ब्लड के अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा है। तो आरबीसी क्या है साथियों? यहाँ पे हमारे पास में कोशिका है। तो ब्लड क्या होता है बताओ? ब्लड, तो ब्लड साथियों हमारे शरीर में पाया जाने वाला संयोजी ऊतक है। तो मैं दोबारा से पढ़ाने वाला नहीं हूं। तो इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पे जो चीज पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? तो हम साथियों इसमें पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ किसको? तो संयोजी ऊतक में, कनेक्टिव टिश्यूज में हम बेटा पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को, एरिओलर और यहाँ पे एडिपोस। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है? जल्दी बताओ सबके सब, क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? बोलो हां ना। ठीक है बालक, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एरिओलर के बारे में। अब देखो एरिओलर के बारे में मैं कुछ बातें को ऐसे समझा देता हूं, उनको यहाँ पे समझते चलो ध्यान से। बेटा इनका काम होता है भरना। तो हमारे शरीर के अंदर साथियों जितनी भी खाली जगह होती है, सुनो ध्यान से, तो हमारे शरीर में साथियों जितनी भी खाली जगह होती है उनको भरने का जो काम किया जाता है, ये किया जाता है एरिओलर टिश्यूज के द्वारा। जहां पर भी इसको खाली जगह मिलती है वहां पे फिट हो जाता है। क्लियर सारी बात है? तो हमारे शरीर में साथियों जहां पर भी खाली जगह है वहां पे फिट हो जाती है कौन सी? एरिओलर। जैसे समझो कि आपकी यह है साथियों मांसपेशी, देखो ध्यान से, यह है आपके शरीर में साथियों पाई जाने वाली मांसपेशी। क्लियर सारी बातें? और ये देखिए साथियों हमारे शरीर में पाई जाने वाली त्वचा, जिसे बोलते हैं स्किन। तो क्या इसके बीच में यहाँ पे खाली जगह थी? बिल्कुल थी साथियों। तो त्वचा को और मांसपेशियों को जोड़ने का जो काम किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जाएगा? एरिओलर के द्वारा किया जाएगा। तो ये साथियों एक तरह का ढीला संयोजी ऊतक होता है जो अंगों के भीतर यहाँ पे खाली जगह को भरता है, मतलब जहां पर भी खाली जगह होती है वहां भर देगा। अच्छा एक चीज पूछो आप लोग से, बताओ जब चोट लगती है तो चोट लगने के बाद खाली जगह बन जाती है? बोलो हाँ या ना? सही बात है, बिल्कुल सही बात है भैया। जब चोट लगती है तो चोट लगने के बाद खाली जगह बन जाती है, तो उस खाली जगह को भी भरने का काम कौन करेगा? तो उसको भी साथियों करता है एरिओलर। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि टिश्यू की रिपेयरिंग, अगर टिश्यूज खराब हो जाते हैं उनको रिपेयर करने का जो काम किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? एरिओलर टिश्यूज के द्वारा किया जाएगा। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है जो बन जाता है, गलती मत करना। क्लियर सारी बातें? अब ये बताओ कि अगर कोई चीज यहाँ पे खाली जगह में जा रही है तो मतलब उसके अंदर भी गैप होगा। अगर आपके अंदर गैप नहीं होगा तो आप कहां फिट करेंगे अपने आप को? समझ गए? मतलब ये है साथियों कि इनके अंदर भी थोड़ी बहुत गैप है जो पाई जाती है। तो हमारे शरीर में जहां पर भी खाली जगह मिलती है वहां पे फिट हो जाती है। ये कहां मिलती है? जैसे सुनो कि त्वचा मांसपेशी में खाली जगह मिलेगी, यहाँ पे रक्त वाहिनियों में और तंत्रिकाओं की चारों तरफ मिलेगी, यहाँ पे अस्थि मज्जा और यहाँ पे हड्डी के चारों तरफ जो खाली जगह होती है उसमें पाई जाती है। तो जहां पर भी खाली जगह है साथियों वहां पर ये जो ऊतक मिलेंगे। अब सुनो इन ऊतक के अंदर यहाँ पे पाई जाती है कोशिका, जिसे बोलते हैं मास्ट सेल।
ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पे साथ ही बहुत से धागे मिलते हैं जिन्हें बोलते हैं कोलेजन फाइबर, यहाँ पे साथ ही पाए जाते हैं मैक्रोफेजेस, यहाँ पे पाए जाते हैं फाइब्रोब्लास्ट। ये क्या चीज होती है, इनको जरा समझिए ध्यान से। तो पहले आप जरा ये समझना, मैं जो बता रहा हूँ कि हमारे शरीर में साथ ही जहां पर भी खाली जगह है उसको भरने का जो काम किया जाएगा वो किया जाएगा एरियोलर टिश्यूज के द्वारा। मान लो कि कोई चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद आपकी जगह खाली हो गई है, तो उसको यहाँ पे कौन सही करेगा, तो आंसर है एरियोलर। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि हमारे ऊतक के विकास के लिए या ऊतक को सही करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो आंसर है एरियोलर टिश्यूज का इस्तेमाल करते हैं। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है जो बन जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ बातें जो कही जा रही हैं। देखो ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं सर। हमारे शरीर में जो पाई जाने वाली एरियोलर टिश्यूज होती है उसमें बहुत सारी कोशिकाएं मिलेंगी, बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं। सर कौन कौन सी कोशिकाएं मिलती हैं, तो पहली साथी पाई जाती है यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट, दूसरा मिलती है मास्ट सेल, तीसरी मिलती है मैक्रोफेजेस, फिर मिलती है फैट कोशिकाएं और फिर मिलती है हमारे पास में प्लाज्मा सेल। इनमें से दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, देखो पहली होती है साथी फाइब्रोब्लास्ट जो यहाँ पे रेशों का निर्माण करती है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि सर इसमें बहुत से रेशे मिलेंगे आपको, तो ये जो एरियोलर होती है इसमें आपको बहुत सारे रेशे मिलेंगे, धागे मिलेंगे। तो इन धागों का जो निर्माण है वो किया जाएगा फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा। जो मास्ट सेल होती है साथियों इससे निकलता है हिस्टामिन, क्या निकलता है हिस्टामिन, और ये साथियों यहाँ पे इंफेक्शन को बढ़ा देता है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा कि जब हमारे शरीर में सूजन होती है, हमारे शरीर में कोई हिस्सा सूज जाता है तो किस कारण से सूजता भी है, तो आंसर हिस्टामिन के कारण सूजता है। क्लियर सारी बातें। अच्छा ये भी बहुत जरूरी है, अगर मान लो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, सुनो ध्यान से, आप समझो कहीं पे मान लीजिए कहीं पे चोरी डकैती हो जाए या कहीं पे कोई अपराध हो जाए तो उतने हिस्से को क्या करते हैं, सील कर देते हैं। क्यों करते हैं भैया सील, ताकि उतने हिस्से में यहाँ पे बाहरी लोग प्रवेश ना करे और उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जा सके। आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं। अगर मान लो कि हमारे शरीर में कोई समस्या पैदा हो रही है और हमारे शरीर को पता ही नहीं चला कि इस हिस्से में समस्या है, समझो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि हमारे इस हथेली, मेरे इस वाले हाथ में दिक्कत पैदा हो रही है। अब नॉर्मली देखने पर मुझे कुछ पता चल ही नहीं रहा है, तो हमारा मस्तिष्क क्या बोलता है, ये जो मास्ट कोशिकाएं होती है क्या बोलती है कि भैया तेरे इस हिस्से में दिक्कत है, मैं तुझे बता रहा हूं, कैसे पता चलेगा, ये इतने हिस्से में सूजन कर देगा। अगर मान लो कि ऑटोमेटिकली बिना किसी कारण से मेरे इतने हिस्से में सूजन आ जाए, मतलब सूजन आई है तो कोई दिक्कत वाली बात है। तो सूजन आने का मतलब होता है कि मेरा ध्यान इस पे गया है जिस कारण से मैं इसकी दवाई ले सकता हूं। तो जिस हिस्से में दिक्कत होती है हमारे शरीर के, तो मास्ट कोशिका उस हिस्से में क्या करता है, सूजन कर देता है या दर्द को पैदा कर देगा, जिससे आपका ध्यान उस हिस्से पे चला जाता है। क्या इतनी सी बात यहां पे क्लियर है। अगर सोचो सूजन नहीं हो तो हमें तो ध्यान कभी पहुंचेगा नहीं। तो हमारे हर हिस्से का जो काम होता है शरीर का बहुत बढ़िया है, इस बात को जरा समझिएगा। क्लियर सारी बातें। तो ये मैंने पॉइंट बता दिया। तो यहां से क्वेश्चन कभी बन जाता है कि भैया हिस्टामिन कहां से निकलती है, तो हिस्टामिन साथ निकलती है मास्ट कोशिकाओं से, जो कहां मिलती है, तो ये मिलती है साथ हमारे पास में एरियोलर टिश्यूज के अंदर मिलती है। चलो अब यहाँ पे तीन तरह के हमारे पास क्या मिलेंगे, तो तीन प्रकार के हमारे पास साथियों यहाँ पे धागे मिलेंगे। पहला है साथियों जिसे बोलते हैं इलास्टिन, दूसरा है फाइब्रोब्लास्ट जिसको कभी कभी यहाँ पे रेटिकुलर फाइबर्स बोलते हैं, रेटिकुलर यहाँ पे फाइबर्स भी कहते हैं, और तीसरा साथियों पाया जाता है कोलाजन। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है कि तीनों के तीनों जो फाइबर होते हैं वो कहां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हमारे पास में एरियोलर टिश्यूज के अंदर। इनका काम क्या है, तो कोलाजन का भी काम होता है मजबूती प्रदान करना। सुनो हमारे चेहरे पे जो चमक है, ये जो दमक है, किस कारण से, कोलाजन के कारण। देखो अगर हमारे चेहरे पे साथियों कोलाजन की मात्रा कम हो जाए तो हमारा चेहरा यहाँ पे ढीला पड़ जाएगा, आपके चेहरे पे झुर्रियां आना शुरू हो जाएंगी। तो चेहरे पे झुर्रियां क्यों आती हैं, हमारे शरीर में कोलाजन की मात्रा के कम होने से। आप समझ गए। तो कोलाजन क्या करता है, यहाँ पे मजबूती प्रदान करता है। क्या हमारी त्वचा बहुत ज्यादा लचीली होती है, नहीं भैया लचीली नहीं होती, हमारी त्वचा बहुत ज्यादा सख्त होती है, बहुत ज्यादा मजबूत होती है। तो ये किस कारण से, कोलेजन के कारण है। जितनी ज्यादा मात्रा में कोलेजन है आपकी त्वचा उतनी ज्यादा जवान है, गोरी है, और जितनी कम कोलेजन है आपकी त्वचा उतनी ज्यादा ढीली हो जाएगी, उतना ज्यादा बुढ़ापा आपको जल्दी आ जाएगा। समझ गए बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। चलो इलास्टिन की बात करते हैं। इलास्टिन क्या करता है, तो लचीलापन प्रदान करता है। और हम जब बात करते हैं रेटिकुलर फाइबर्स के बारे में, ये यहाँ पे यांत्रिक सहारा देती है, मतलब कोलेजन को, इलास्टिन को सहारा देने का जो काम है इनके द्वारा किया जाता है। तो ये हमने बात की यहाँ पे एरियोलर के बारे में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में साथियों एडिपोज टिश्यू। अब ये जो एडिपोज टिश्यू है ये बड़ा मजेदार है और यहाँ से एक ही क्वेश्चन है जो हर बार यहाँ से रिपीट हो जाता है। सर क्या क्या बनता है, देखो एडिपोज टिश्यू साथियों एक यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है जो काम करता है यहाँ पे फैट को स्टोर करने का। तो हमारे शरीर में साथियों जो वसा होता है वो कहाँ पे जमा होता है, एडिपोज टिश्यू में होता है। तो हमारे शरीर के वो सभी हिस्से जहाँ पे वसा को जमा किया जाता है, फैट को जमा किया जाता है, कहाँ पर, एडिपोज टिश्यूज के अंदर। क्लियर सारी बातें। तो एडिपोज टिश्यू जो होती है वो संयोजी ऊतक होती है जिसका मेन काम होता है यहाँ पे वसा का भंडारण करना और हमारे शरीर में साथियों ऊर्जा का निर्माण करना। अब ये जैसे जो फैट है वो कहाँ पे जमा होता है, आप कहते हैं कि मेरे स्किन के अंदर बहुत सारा फैट जमा हो गया, सिंपल सी बात है। तो हमारे स्किन में साथियों पाए जाने वाले ये जो फैट कोशिकाएं होती हैं, ये जो फैट वाले हिस्सा होता है बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू हमारी त्वचा के अंदर भी पाई जाती है, त्वचा के नीचे पाई जाती है। ठीक है, समझ गया। तो एडिपोज टिश्यू जो होती है साथियों हमारी त्वचा के अंदर भी पाई जाती है। आप कहते हैं भैया फैटी लिवर हो जाता है कि नहीं, तो फैटी लिवर की बात करते हैं तो फैटी लिवर के अंदर भी यहाँ पे एडिपोज टिश्यू है जो देखने को मिलेंगी। सर बच्चा बोला सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, बेटा फास्ट नहीं पढ़ा रहा मैं, ऐसा है मैंने फास्ट पढ़ा दिया आपको, नहीं यार ऐसा मत बोलो प्लीज तुम लोग यार, मुझे लगा कि मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा दिया। चलो मैं थोड़ा धीमे करता हूं, वैसे टॉपिक खत्म होने वाला हमारा। तो एडिपोज टिश्यू भी बहुत जगह मिलती है, मैं बता चुका हूं जहां पे फैट को जमा किया जाएगा वहां पर एडिपोज टिश्यू है जो देखने को मिलेगी। क्लियर सारी बातें। चलो तो हमने देखिए बेटा एपिथेलियम पढ़ डाला है, क्लियर सारी बातें। हमने यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज को पढ़ डाला है। चलिए तीसरा हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है साथियों वो कौन सा है, वो है मस्कुलर टिश्यू। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। देखिए मस्कुलर टिश्यू जो होती है साथियों का काम क्या है, इनका काम होता है साथियों हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे मूवमेंट करवाना, मतलब यहाँ पे गति करवाना। हमारे शरीर के द्वारा जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं, मैं साथियों जितनी भी यहाँ पे गति कर रहा हूँ किस कारण से कर रहा हूँ, ये सारी हो रही है हमारे पास में मस्कुलर टिश्यूज के द्वारा, जिन्हें बोलते हैं मांसपेशियों तक। कंफर्म है। तो ये क्या करते हैं साथियों हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे संकुचन और प्रसार के द्वारा, मतलब सिकुड़ती भी है फैलती भी है, सिकुड़ती भी है फैलती भी है, तो उनके द्वारा साथियों हमारे अंगों की यहाँ पे गति करवाती है। सर मैं समझा नहीं, यहाँ पे प्रसार और संकुचन मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। तो ये हमारे शरीर में कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा कि सर हमारे शरीर में जो मांसपेशी ऊतक होती है वो कितनी प्रकार की पाई जाती है, तो वो मिलती है 3 प्रकार की। सर कौन कौन सी है, पहली है साथियों स्केलेटन मसल्स, जिन्हें बोलते हैं अस्थि पेशी ऊतक, मतलब ऐसी मांसपेशियां या ऐसे टिश्यूज जो हमारी हड्डी के साथ जुड़े होते हैं। आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं, ऐसी ऊतक जो हमारी हड्डी के साथ जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं साथियों स्केलेटन मसल्स। दूसरी यहां पे पाई जाती है स्मूथ मसल्स, जो होती है हमारे पास में सपाट मांसपेशियां। और तीसरी पाई जाती है कार्डियक मसल्स, जिन्हें बोलते हैं हृदय मांसपेशियां। कितनी सी बात यहां पे क्लियर हो गई है। तो हमारे पास में भैया जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला कौन सा है, स्केलेटन मसल्स, जो यहां पे हमारी हड्डी से जुड़ी होती हैं, हमारी हड्डी के द्वारा जो भी क्रिया की जाती हैं, एक्टिविटीज की जाती हैं, वो सारी की सारी चीज ऊतक से होती है, उसे बोलते हैं हम लोग यहां पे स्केलेटन मसल्स, अस्थि पेशी ऊतक। दूसरा है स्मूथ मसल्स, यहां पे सपाट मांसपेशी ऊतक। और तीसरा साथ हमारे पास में कार्डियक मसल्स, जिनको बोलते हैं हृदय पेशी ऊतक। अब मैं एक एक करके समझा रहा हूं, देखो ध्यान से।
अच्छा ये बताओ कि हमारी हड्डी में होने वाली जो जितनी भी क्रिया होती हैं, ठीक है, वो सबकी सब कैसी है? ऐच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है? ऐच्छिक होती है। क्या आपकी इच्छा के बिना आपकी हड्डी मूव कर सकती है? बताओ जल्दी से। ऐसी कोई हड्डी है साथी जो आपकी इच्छा के बिना मूव कर पाएगी? कोई भी नहीं है। देखो जब मैं कह रहा हूं तभी मूव कर रही है। पैर कब चलेंगे? जब मैं कहूंगा तभी चलेंगे। मतलब ये कैसे होती है? ऐच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है? ये होती है ऐच्छिक। जब स्वेच्छा से चलने वाली, मतलब हमारा कंट्रोल होता है, सुनो ध्यान से। तो ये वॉलंटरी होती है, अंडर कंट्रोल होती है। हम जब तक इनको काम करने के लिए नहीं बोलेंगे ये काम नहीं करेंगी। आप समझ गए बाबू जो मैं कह रहा हूं? दूसरा देखो ध्यान से, इनका साइज पूछेंगे तो ये जो होती है कैसे होती है? ये सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे मैथ्स में पढ़ा हुआ सिलेंडर के बारे में। तो ये साथियों कैसे होती है? बेलनाकार होती है। अच्छा एक होती है, बहुत सारी होती है, बहुत सारी होती है। अच्छा ये बताओ कि इसके अंदर एक ही यहाँ पे कोशिका, एक ही यहाँ पे केंद्रक है, बहुत सारे केंद्रक हैं? देखो आप ये नोटिस करो कि इसमें आप नजर देखोगे साथियों कि आपको यहाँ पे एक ही केंद्रक नजर आएगा या बहुत सारे यहाँ पे केंद्रक नजर आएंगे? बहुत सारे केंद्रक नजर आएंगे। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं साथियों बहुनाभिकीय और रेखांकित। रेखांकित मतलब देखा जाए तो ये यहाँ पे छोटे 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 पार्ट से मिलकर बना है, कोई छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है। इसमें इस प्रकार के छोटे 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 पार्ट मिलेंगे, इसे बोलते हैं रेखांकित। तो सीधे सीधे इसकी प्रॉपर्टीज है जो बन जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है साथियों, जो स्केलेटन मसल्स होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है। आप जब तक किसी प्रकार से मूवमेंट नहीं करोगे इसमें गति होने वाली नहीं है। ये कैसे होती है? बेलनाकार होती है, बहुत नाभिकीय होती है और इनमें रेखांकित होता है, मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप मिलेगा जिसमें बहुत सारे छोटे 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 खंड मिलेंगे। ये वो मसल्स होती है जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे हड्डियों से जुड़ी होती है। अब जरा समझो, इनमें दो प्रोसेस होती है। आपने क्या किया साथियों? जब यहाँ पे ऐसे किया तो इस समय जो हमारी मांसपेशियां हैं वो देखिए यहाँ पे सिकुड़ गई हैं, और जब आप हाथ को ऐसे करोगे तो हमारी मांसपेशियां यहाँ पे रिलैक्स हो जाएंगी। बोलो जल्दी से। मतलब यहाँ पे हड्डियों के अंदर इन मांसपेशियों के अंदर संकुचन भी हुआ है और यहाँ पे प्रसार भी हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ है, एक्सपेंशन भी हुआ है। और यही रीजन है साथियों कि गति यहाँ पे होती है। तो मुद्दा बनता है सर, ये जो हमारी मांसपेशियां होती हैं इनमें जो पाए जाने वाले ऊतक होते हैं ये फैलते सिकुड़ते कैसे हैं? तो यहाँ पे सारे दो रेशे मिलेंगे एक्टिन और मायोसिन। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है सर कि यहाँ पे दो रेशे मिलते हैं जिनका नाम है एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन जो होता है साथियों वो पतला रेशा होता है और जो मायोसिन होता है वो यहाँ पे मोटा रेशा होता है। इनका मेन काम क्या साथियों? इनका मेन काम होता है हमारी मांसपेशी के अंदर पाए जाने वाली जो ऊतक होती हैं, जो टिश्यूज होती हैं, उनको फैलाना और सिकुड़ना, फैलाना और सिकुड़ना। देखो सिंपल सी बात है, हम जब चलेंगे तो कुछ मांसपेशियां फैलेंगी और कुछ मांसपेशियां सिकुड़ेंगी और इन्हीं के साथ हम यहाँ पे चलना शुरू करते हैं। क्लियर सारी बातें? मैंने जब इस प्रकार से गति की है तो कुछ मांसपेशियां फैलेंगी और कुछ मांसपेशियां सिकुड़ेंगी। तो इनमें जो पाए जाने वाले ऊतक होते हैं तो ये साथियों रेशे से जुड़े होते हैं, ये धागे से जुड़े होते हैं, जिन्हें बोलते हैं एक्टिन और मायोसिन। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर है? चलिए दूसरा साथियों, हमारे पास जो पाए जाने वाला यहाँ पे स्मूथ मसल्स है, सॉरी जो हम मसल्स होती हैं उनको बोलते हैं स्मूथ मसल्स, इन्हें बोलते हैं सपाट मांसपेशी ऊतक। ये सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सर ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, मतलब दीज आर इनवॉलंटरी, इन पे किसी प्रकार से हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे ये कहां मिलेंगे साथियों? तो ये मिलती है यहाँ पे स्टमक में, आंतों में, ब्लड वेसल्स में। क्या मैं अपनी आंतों को कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्या रक्त वाहिनियों के अंदर यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्या मेरा किसी प्रकार से भी कंट्रोल हमारे यहाँ पे हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों पर है? नहीं है। आप समझ गए? इसका मतलब है कि जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। सीधी सीधी क्वेश्चन है जो बन जाता है। ठीक है, इनकी आकृति कैसी होती है भैया बताओ जल्दी से। तो इनकी जो आकृति होती है वो एक्सियल होती है, मतलब ये जो होती है साथियों एक जगह पर चपटी हो जाएंगी। चलो तीसरी है हमारे पास में कौन सी? कार्डियक मसल्स, जिनको साथियों बोलते हैं हम लोग हृदय पेशियां। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। एक ही क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि ये साथियों हमारे पास में अनैच्छिक होती हैं, लेकिन कभी कभी इनको थोड़ा सा क्या करते हैं यहाँ पे, इनको थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाता है। हम बात करते हैं ये कहां पाई जाती हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ बेटा पाई जाती है हमारे हृदय के अंदर, हमारे हार्ट में पाई जाती हैं। तो हृदय के अंदर पाई जाने वाली जो मसल सेल्स, जो टिश्यूज होती हैं, इनको बोलते हैं कार्डियक मसल्स ऊतक। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हृदय में ही पाई जाती है। तो इनको बोलते हैं साथियों क्या? इनको बोलते हैं कार्डियक मसल सेल्स। और इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है साथियों हो चुका है खत्म। देखो ध्यान से, तो हमने यहाँ पे एपिथेलियम पढ़ा जो हमारे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया साथियों को। नर्वस सिस्टम में नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि मैंने नर्वस सिस्टम पढ़ा दिया और यहाँ से सारे क्वेश्चन क्या बनते हैं? न्यूरॉन्स के बनते हैं। तो न्यूरॉन्स के बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा। मांसपेशी तक मैं बता चुका हूं कितनी प्रकार की होती है हमारे पास में, 3 प्रकार की होती है। और कनेक्टिव टिश्यूज को भी हमने डिटेल से पढ़ लिया है। और यहाँ पे साथियों हमारा जो ये चैप्टर है ये हो गया खत्म। अब जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर की सारी बातें क्लियर है कि नहीं है। अब हम करते हैं थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस और देखते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन देखो जो पूछे जाते हैं। जल्दी बताओ सबके सब मुझे कमेंट के अंदर। फाउंडेशन होता है कि देखो जितना मुझे बताना था, देखो आओ क्वेश्चन के साथ में यहाँ पे चीजें समझिए। सर 3D से नहीं किया क्या बेटा? इस वाले टॉपिक के अंदर ना ज्यादा एनिमेशन की जरूरत थी नहीं। जब ज्यादा एनिमेशन की जरूरत थी नहीं तो मैंने एनिमेशन का यूज नहीं किया, बल्कि जहां जहां पे एनिमेशन की जरूरत पड़ती है मैं वहां पे यूज कर लेता हूं। वैसे बीच बीच में मैंने किया था, तुमने देखा नहीं शायद, आपको याद करो जब मैंने आपको यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम कॉलम पढ़ाई थी, सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज पढ़ाई थी, तब मैंने बताया कि चपटी होती है। मैंने कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ाए थे तो मैंने हड्डी का थोड़ा सा बताया था आपको, है ना। चलो तो यहाँ पे ज्यादा जरूरत थी नहीं। बताओ जल्दी से, इनमें से कौन यहाँ पे मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्य उत्तरदायी होता है? ये